कि ये राज्य मानवाधिकार आयोग बनता कैसे है, इसका गठन कैसे होता है? देखिए, कानून ये कहता है कि हर राज्य सरकार एक सरकारी घोषणा मतलब एक नोटिफिकेशन के जरिए ऐसे आयोग का गठन करेगी। अच्छा। और इसका एक मुखिया होगा, अध्यक्ष, और उनके लिए शर्त है कि वो किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हों। मतलब काफी ऊंचे पद का अनुभव चाहिए इसके लिए। और अध्यक्ष के अलावा टीम में और कौन होता है? उनके साथ 2 सदस्य होते हैं। हाँ, और यहाँ देखिए, बनावट में एक तरह का संतुलन रखने की कोशिश की गई है। वो कैसे? एक सदस्य तो वो होंगे जो या तो हाई कोर्ट के जज हैं या रह चुके हैं, या फिर जिन्हें डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पे कम से कम 7 साल का तजुर्बा हो। ठीक है, यानी ये कानूनी पृष्ठभूमि से। जी। और दूसरे सदस्य, उनके लिए क्या योग्यता है? नहीं, दूसरे सदस्य के लिए योग्यता थोड़ी अलग रखी है। उन्हें मानवाधिकार के मामलों की जानकारी या उनमें काम करने का प्रैक्टिकल अनुभव, व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। अच्छा। तो अब देखिए, यहाँ कानूनी नजरिए के साथ साथ जमीनी समझ को भी जगह दी गई है। हाँ, ये बात तो है। ये मिलाजुला नजरिया तो दिलचस्प है। अच्छा, इसमें एक सचिव का भी जिक्र था, उनका क्या रोल है? जी हाँ, एक सचिव भी होते हैं जो आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ की तरह काम करते हैं। आयोग अपने कुछ काम उन्हें सौंप सकता है और वो रोजमर्रा का कामकाज देखते हैं। और दफ्तर, मुख्यालय कहाँ होता है? हाँ, आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ होगा ये राज्य सरकार तय करती है। ठीक है, तो ये तो हुई आयोग की बनावट। इसमें अनुभव और विशेषज्ञता दोनों का ध्यान रखा गया है, ये साफ दिख रहा है। पर अब आते हैं असल सवाल पर। ये आयोग कितना ताकतवर है? मतलब किन मामलों में ये दखल दे सकता है? इसकी सीमाएं क्या हैं? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है और कानून इस पर काफी हद तक साफ है। देखिए, जैसा दस्तावेज में लिखा है, राज्य आयोग सिर्फ उन्हीं मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की जांच कर सकता है जो संविधान की राज्य सूची या संवर्ती सूची से जुड़े हों। अच्छा, यानी जो मामले पूरी तरह केंद्र सरकार के दायरे में आते हैं, उन पर राज्य आयोग कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक बहुत बड़ी सीमा है। और एक रुख और भी है। क्या? अगर कोई मामला पहले से ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी या किसी और कानूनी तौर पर बने आयोग के पास जांच के लिए चल रहा है, पेंडिंग है, तो राज्य आयोग उसमें फिर दखल नहीं देगा। डुप्लीकेशन से बचने के लिए शायद। हाँ, शायद यही मकसद है, काम का दोहराव ना हो। एक सवाल और आ रहा है मन में, क्या ऐसा मुमकिन है कि एक ही व्यक्ति, मान लीजिए 2 राज्यों के आयोग का सदस्य बन जाए एक साथ? हाँ, कानून इसकी इजाजत देता है। मतलब 2 या उससे ज्यादा राज्य सरकारें अगर चाहें तो आपसी सहमति से, और हाँ, उस व्यक्ति की सहमति से भी ऐसा कर सकती हैं। लेकिन इसमें एक पेच है। क्या पेच है? पेच ये है कि ऐसी हर नियुक्ति के लिए हर संबंधित राज्य की अपनी जो चयन समिति है उससे सिफारिश लेना जरूरी होगा। ये नहीं कि बस सरकारें आपस में तय कर लें और हो गया। अच्छा, पूरी प्रक्रिया का पालन करना होगा। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। आपने चयन समिति की बात की, तो चलिए इसी को समझते हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? अध्यक्ष और सदस्यों को चुनता कौन है, कैसे चुनता है? ये तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। निश्चित रूप से। देखिए, नियुक्ति करते हैं तो राज्य के राज्यपाल हैं, अपने हस्ताक्षर और मुहर के साथ वारंट जारी करके। लेकिन वो ये फैसला अकेले नहीं लेते। तो इसके लिए एक हाई लेवल चयन समिति होती है और उसकी सिफारिशों पर ही अमल किया जाता है। और इस अहम समिति में कौन-कौन लोग होते हैं? इस समिति के मुखिया यानी चेयरपर्सन होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री। ओके। सदस्यों में होते हैं विधानसभा के स्पीकर, राज्य के गृह मंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता। और अगर राज्य में विधान परिषद भी हो, जैसे कुछ राज्यों में है? हाँ, अच्छा सवाल है। अगर विधान परिषद है तो उसके सभापति और वहां विपक्ष के नेता भी इस समिति का हिस्सा होंगे। तो कोशिश यही दिखती है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की इसमें भागीदारी हो। हाँ, ताकि नियुक्ति पर कम से कम सवाल उठें। बिल्कुल। अच्छा, मान लीजिए किसी मौजूदा जज को सदस्य बनाना हो, जैसे हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के किसी सिटिंग जज को, क्या उसके लिए कोई खास नियम है? हाँ है। अगर किसी पद पर बैठे जज को नियुक्त करना है तो उस राज्य के हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे सलाह मशवरा करना जरूरी है। उनकी राय के बिना नियुक्ति नहीं हो सकती। ये तो अहम है जी। और अगर कभी ऐसा हो कि चयन समिति में कोई जगह खाली हो, मान लीजिए विपक्ष का नेता ही ना हो उस समय विधानसभा में, तो क्या नियुक्ति रुक जाएगी? नहीं, कानून इस बारे में भी साफ है। अगर समिति में कोई पद खाली है तो सिर्फ इस वजह से नियुक्ति को अवैध नहीं माना जाएगा, प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है, नियुक्ति तो हो गई। अब अगर कोई सदस्य पद छोड़ना चाहे या उसे हटाना पड़े तो उसका क्या तरीका है? देखिए, पद छोड़ना तो सीधा है। अध्यक्ष हो या सदस्य, वो राज्यपाल को लिखकर अपने साइन के साथ सूचना देकर इस्तीफा दे सकते हैं।
ठीक है, ये तो आसान है। हाँ और हटाने का तरीका आपने कहा था वो थोड़ा जटिल है। हाँ, हटाने की प्रक्रिया जो है वो ज्यादा पेचीदा है और उसमें राष्ट्रपति की भूमिका होती है। राष्ट्रपति की कैसे? किसी अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटाने का आदेश सिर्फ राष्ट्रपति ही दे सकते हैं, लेकिन ऐसा वो तभी कर सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच की हो। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा पहले। किस आधार पर? जांच का आधार होता है सिद्ध कदाचार या अक्षमता, मतलब साबित हो जाए कि उन्होंने कोई गड़बड़ी की है या वो अब पद संभालने के लायक नहीं रहे। अगर सुप्रीम कोर्ट जांच के बाद ऐसी रिपोर्ट देता है तभी राष्ट्रपति उन्हें हटाने का आदेश जारी करते हैं। ये तो काफी मजबूत प्रक्रिया है। हाँ, ये सदस्य की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए जरूरी भी है। क्या इन दो आधारों के अलावा भी कोई वजह है जिससे उन्हें हटाया जा सके, शायद बिना सुप्रीम कोर्ट की जांच के? हाँ, कुछ ऐसी स्थितियां भी बताई गई हैं जहां राष्ट्रपति सीधे आदेश से हटा सकते हैं। जैसे? लिया घोषित हो जाए या अपने कार्यकाल में कहीं और नौकरी करने लगे जिससे उसे तनख्वाह या लाभ मिलता हो, या शारीरिक या मानसिक रूप से इतना कमजोर हो जाए कि पद के लायक ही न रहे, या उसे किसी ऐसे अपराध में सजा हो जाए जिसे राष्ट्रपति नैतिक पतन वाले मानते हों। अच्छा, इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट की जांच की जरूरत नहीं बताई गई है। ठीक है। ये तो हुई हटाने की बात। अब आते हैं कार्यकाल पर। मतलब ये अध्यक्ष और सदस्य कितने समय तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? अध्यक्ष के लिए नियम है जिस दिन वो पद संभालते हैं उस तारीख से 5 साल, या फिर जब तक वो 70 साल के नहीं हो जाते, इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए। 5 साल या 70 साल की उम्र, जो भी पहले हो। ठीक है। जी। और सदस्यों के लिए? सदस्यों का कार्यकाल भी 5 साल का ही होता है, लेकिन उनके लिए एक विकल्प खुला है। क्या? वो 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किए जा सकते हैं। अच्छा, दोबारा नियुक्ति हो सकती है। हाँ, मतलब अधिकतम 10 साल तक भी रह सकते हैं, पर यहाँ भी वो 70 साल वाली उम्र की सीमा तो लागू होती ही है। 70 साल के बाद कोई भी पद पे रह नहीं सकता, भले ही उनका कार्यकाल बाकी क्यों ना हो। समझ गई। अच्छा, कार्यकाल पूरा होने के बाद क्या ये लोग कोई और सरकारी नौकरी कर सकते हैं, भारत सरकार या राज्य सरकार में? नहीं, इस पर कानून में साफ मनाही है। एक बार आयोग का पद छोड़ने के बाद अध्यक्ष या सदस्य भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन कोई और नियुक्ति नहीं पा सकते। ये क्यों है? ये प्रावधान उनकी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी माना जाता है, ताकि भविष्य में किसी और पद के लालच में वो अपने काम में कोई समझौता ना करें। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। अच्छा, मान लीजिए अध्यक्ष का पद अचानक खाली हो जाए, जैसे मृत्यु हो जाए या इस्तीफा दे दें या कोई और वजह हो, तब क्या होता है? काम कैसे चलता है? ऐसी स्थिति के लिए भी कानून में व्यवस्था है। जब तक नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती, राज्यपाल जो हैं वो आयोग के ही किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष यानी एक्टिंग चेयरपर्सन बना सकते हैं, ताकि आयोग का काम रुके नहीं। और अगर अध्यक्ष सिर्फ कुछ समय के लिए उपलब्ध ना हो, जैसे छुट्टी पर गए हों या बीमार हों, तब भी लगभग यही तरीका है। राज्यपाल किसी सदस्य को अस्थायी रूप से अध्यक्ष का काम संभालने के लिए अधिकृत कर सकते हैं, जब तक कि स्थायी अध्यक्ष वापस काम पर नहीं आ जाते। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रशासनिक और पैसों से जुड़ी बातों पर आते हैं। इन अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते, सेवा की शर्तें, ये सब कौन तय करता है? ये सब राज्य सरकार तय करती है, नियमों के हिसाब से। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सुरक्षा दी गई है। वो क्या है? वो ये कि एक बार किसी की नियुक्ति हो जाने के बाद उसके वेतन, भत्ते या सेवा की दूसरी शर्तों में ऐसा कोई बदलाव नहीं किया जा सकता जिससे उसे नुकसान हो। इसे अलाभकारी परिवर्तन न करने का नियम कहते हैं। अच्छा, मतलब नियुक्ति के बाद उनकी सैलरी कम नहीं की जा सकती या सुविधाएं घटाई नहीं जा सकती? बिल्कुल, ये उनकी वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए है। ठीक है। और आयोग को चलाने के लिए स्टाफ भी तो चाहिए होता होगा, क्लर्क, अधिकारी वगैरह? हाँ बिल्कुल, राज्य सरकार आयोग को जरूरी स्टाफ मुहैया कराती हैं। इसमें एक सचिव होते हैं जिनका रैंक कम से कम राज्य सरकार के सचिव के बराबर होना चाहिए। और जांच वगैरह के लिए पुलिस की मदद? हाँ, सरकार आयोग को पुलिस और जांच करने वाले कर्मचारी भी देती है, और इस जांच टीम का जो मुखिया होता है वो कम से कम आईजी रैंक का पुलिस अधिकारी होता है। अच्छा। इसके अलावा अगर आयोग को जरूरत महसूस हो तो वो खुद भी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल या साइंटिफिक स्टाफ रख सकता है। उनकी सैलरी और सेवा शर्तें सरकार तय करती है। इतना सारा काम ये आयोग करता है, पर इसकी जवाबदेही किसके प्रति है? क्या ये कहीं अपनी रिपोर्ट वगैरह देता है? हाँ, जवाबदेही की व्यवस्था बिल्कुल है। आयोग को हर साल राज्य सरकार को एक एनुअल रिपोर्ट देनी होती है। एनुअल रिपोर्ट? जी। और अगर कोई बहुत जरूरी या अर्जेंट मामला हो तो उस पर वो अलग से स्पेशल रिपोर्ट भी दे सकता है। फिर सरकार इन रिपोर्टों का क्या करती है? अलमारी में रख देती है?
नहीं नहीं, सरकार का काम है कि वो इन रिपोर्टों को साथ में एक एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी ज्ञापन लगाकर राज्य के विधानमंडल मतलब विधानसभा और विधान परिषद अगर है तो के सामने रखे। एक्शन टेकन रिपोर्ट में क्या होता है? उसमें सरकार को बताना होता है कि आयोग ने जो सिफारिशें की थी उन पर क्या कार्रवाई की गई है या क्या करने का इरादा है, और अगर कोई सिफारिश नहीं मानी गई तो उसका कारण भी बताना होता है। अच्छा, तो ये एक तरह से पारदर्शिता और सदन के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करता है। बिल्कुल, इससे पता चलता है कि आयोग की बातों को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। यहाँ एक और तकनीकी बात है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है NHRC, उससे जुड़े कानून के कुछ सेक्शन थोड़े बहुत बदलावों के साथ राज्य आयोगों पर भी लागू होते हैं। अच्छा, मतलब काफी हद तक एक जैसा ढांचा रखने की कोशिश है। हाँ, कुछ बुनियादी प्रक्रियाओं में समानता रखने के लिए ऐसा किया गया है। ये जो मानवाधिकार उल्लंघन के मामले होते हैं, इनकी सुनवाई जल्दी हो सके, इसके लिए क्या विशेष अदालतों का भी कोई इंतजाम है? हाँ, कानून में इसका भी प्रावधान है। तेजी से सुनवाई के लिए राज्य सरकार उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सहमति से हर जिले में एक सेशन कोर्ट को मानव अधिकार न्यायालय का दर्जा दे सकती है। हर जिले में? जी, हर जिले में एक, बशर्ते वो पहले से कोई और स्पेशल कोर्ट ना हो। मकसद यही है कि मानव अधिकार के मामलों का निपटारा जल्दी हो। और इन अदालतों में केस कौन लड़ता है, मतलब सरकार की तरफ से कौन पैरवी करता है? इसके लिए भी विशेष व्यवस्था है। सरकार हर मानव अधिकार न्यायालय के लिए या तो एक सरकारी वकील, जिसे लोक अभियोजक कहते हैं, उसे नामित करती है, या फिर किसी ऐसे अनुभवी वकील को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है, जिसे कम से कम 7 साल वकालत का अनुभव हो। अच्छा, यानी अनुभवी वकील ही इन मामलों को देखेंगे? जी, कोशिश यही है कि इन गंभीर मामलों में पैरवी मजबूती से हो सके। अब जरा आयोग के खर्चे पानी और हिसाब किताब की बात कर लेते हैं। इतना बड़ा आयोग है, स्टाफ है, काम है, तो पैसा कहाँ से आता है? राज्य सरकार विधानमंडल से मंजूरी लेने के बाद आयोग को अनुदान यानी ग्रांट देती है। आयोग इसी पैसे से अपना सारा खर्चा चलाता है। और क्या इस पैसे के खर्च का कोई हिसाब किताब रखा जाता है? कोई जांच पड़ताल होती है, ऑडिट वगैरह? हाँ, बिल्कुल। आयोग को अपना पूरा लेखा जोखा, अकाउंट्स वगैरह ठीक से मेंटेन करना होता है, और इन खातों की जांच भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG करते हैं। अच्छा, CAG ऑडिट करता है इनका? जी, और CAG को वही सारे अधिकार होते हैं जो किसी भी सरकारी खाते की जांच के लिए होते हैं, जैसे रिकॉर्ड मांगना, दफ्तरों का निरीक्षण करना वगैरह। ऑडिट रिपोर्ट का फिर क्या होता है? CAG अपने ऑडिट रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजता है और सरकार उसे विधानमंडल के सामने रखती है। तो ये पूरी प्रक्रिया वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही को पक्का करती है। हमने शुरू में आयोग के दायरे की कुछ सीमाओं की बात की थी, जैसे वो सिर्फ राज्य और समवर्ती सूची के मामले देख सकता है, या जो मामले NHRC में हैं उन्हें नहीं देख सकता। क्या कोई और भी सीमाएं हैं, मतलब ऐसे मामले जिनकी जांच आयोग बिल्कुल नहीं कर सकता? हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीमा है समय की, टाइम लिमिट। वो क्या है? अगर मानवाधिकार उल्लंघन की कोई घटना हुई है तो उसकी शिकायत आयोग में घटना की तारीख से 1 साल के अंदर ही करनी होगी। अगर 1 साल से ज्यादा हो गया है तो फिर आयोग उस मामले की जांच नहीं कर सकता। ओह, सिर्फ 1 साल? जी, सिर्फ 1 साल। ये शायद इसलिए है कि सबूत वगैरह ताज़ा रहें और न्याय में देरी ना हो। लेकिन हाँ, ये कभी-कभी पीड़ितों के लिए एक चुनौती भी बन सकता है, अगर उन्हें जानकारी देर से मिले या वो किसी वजह से समय पर शिकायत ना कर पाएं। ये तो है। इसके अलावा भी कानून में कुछ और जरूरी बातें हैं शायद? जी हाँ, कुछ और प्रावधान भी हैं जिन्हें हम संक्षेप में देख सकते हैं। एक तो ये कि कानून सरकार को मानवाधिकार उल्लंघन के अपराधों की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी SIT बनाने का अधिकार देता है। SIT? अच्छा। दूसरा ये भी बताया गया है कि अगर आयोग या उसके सदस्य या कर्मचारी नेक नियति से गुड फेथ में कोई काम करते हैं तो उन पर कोई मुकदमा या कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। उन्हें एक तरह की सुरक्षा दी गई है, प्रोटेक्शन है। जी, और आयोग के सदस्य और कर्मचारी लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। केंद्र और राज्य सरकारों को इस कानून के तहत नियम बनाने की शक्ति दी गई है और आयोग खुद भी अपने कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम यानी रेगुलेशंस बना सकता है। और कुछ? हाँ, एक प्रावधान केंद्र सरकार को शक्ति देता है कि अगर इस कानून को लागू करने में कोई कठिनाई आए तो वो आदेश जारी करके उसे दूर कर सकती है। और अंत में इस कानून ने 1993 में जो मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश आया था,
उसे निरस्त कर दिया, मतलब ये कानून अब उसकी जगह ले चुका है। तो ये थी राज्य मानवाधिकार आयोग की संरचना और कामकाज की एक काफी विस्तृत तस्वीर, जैसा कि हमें इस कानूनी दस्तावेज से पता चलता है। नियुक्ति की प्रक्रिया से लेकर शक्तियों, सीमाओं और जवाबदेही तक हमने कई पहलुओं को छुआ। हाँ, अगर आप देखें तो कागज पर यह ढांचा काफी मजबूत और सोच समझकर बनाया गया लगता है। इसमें स्वतंत्रता का ध्यान रखा गया है, जैसे नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, हटाने का तरीका, फिर कामकाज के अधिकार और उनकी सीमाएं भी तय हैं। और साथ ही वित्तीय और विधानमंडल के प्रति जवाबदेही भी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल। और ये सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है। क्या सवाल? यही कि ये जो पूरा कानूनी ढांचा हमने समझा, जिसमें इतनी सारी शक्तियां हैं, प्रक्रियाएं हैं, सुरक्षा कवच है, ये सब जमीनी हकीकत में कितना कारगर है? क्या ये आयोग वाकई हमारे मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोक पा रहे हैं? क्या ये पीड़ितों को समय पर और सही मायने में इंसाफ दिला पा रहे हैं? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रक्रिया की जटिलताएं या संसाधनों की कमी या कभी-कभी शायद राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी इनके असर को कम कर देती है? ये वाकई एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। किसी भी कानून या संस्था की असली परीक्षा तो उसके जमीनी असर से ही होती है। कानून की किताब में क्या लिखा है और जमीन पर क्या हो रहा है, इसके बीच का फासला, खासकर मानवाधिकार जैसे अहम मुद्दे पर, हमेशा एक गहरे विश्लेषण की मांग करता है। इस पर शायद हमें आगे और खोजबीन करनी चाहिए। निश्चित रूप से ये सोचने का एक बिंदु है।